जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। देखिए, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको केमिस्ट्री का अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे, अनसॉल्व को सॉल्व कराएंगे। देखिए, ये अनसॉल्व आपका 2024 का है, जो कि सेट नंबर पहला है 347 केसी। देखिए, सेट नंबर पहला 347 केसी है। देखिए, इस क्लास में हम आपको 2 नंबर वाले प्रश्न हल कराएंगे। देखिए, अनसॉल्व का जो कि केमिस्ट्री है, कक्षा 12वीं का है। देखिए, केमिस्ट्री में 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से दो नंबर के 1 नंबर के 2 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतर से हो जाए, तो इसलिए आप लोगों को तैयारी करने के लिए, देखिए, आप लोग जितना ज़्यादा मात्रा में अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे, जितनी अधिक संख्या में अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे, उतनी उतनी आपको एक्सपीरियंस होगी प्रश्न को हल करने की। इससे क्या होता है जानते हैं आप लोग? इससे ये होता है कि अगर आप लोग बोर्ड में जब बैठेंगे, तो आपका जो अंदर का डर रहता है, वो डर आपका खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे थे, वो क्वेश्चन आपके आधा से ज्यादा परसेंट, 50% से 60% तक मान लीजिए, आपके अनसॉल्व से ही पूछा जाता है। मतलब इसके पिछले 2 या 3 साल के अनसॉल्व से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, डरे मत। अगर आप लोग डरेंगे तो आप लोगों का जो माइंड सेट रहेगा बोर्ड में, वो आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग डरे मत। देखिए, अनसॉल्व को सॉल्व करने से बहुत बहुत ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अनसॉल्व को अवश्य सॉल्व करें। चलिए, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, आज की क्लास में क्या है कि हम अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे, जो कि 2 नंबर का है, 347 केसी है। 2 नंबर वाले प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में 2023 में 2024 में पूछे गए प्रश्न है। वही प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकतर मात्रा में पूछे जाते हैं, अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। और वो भी सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड में इसके पहले 2024 में प्रश्न पूछे गए, 2023 में पूछे गए हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोग 3 साल के अनसॉल्व हल कर लें, तो उससे आप सभी का पूरा माइंडसेट कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोगों को डर ना लगे। प्रश्न को सॉल्व करते समय आप लोगों का डर न लगे, जिससे आप सभी का नंबर भी काफी अच्छा नंबर उठ सके। चलिए, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए, वैसे ना तो चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। खंड नंबर दूसरा है। इसमें प्रश्न कितने होते हैं? इसमें प्रश्न होते हैं 4। देखिए, पहला का है। इसमें प्रश्न क्या है कि क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में संबंध, मोललता में क्या करना है? संबंध बताना है हमें। संबंध स्थापित कीजिए। ये आपके बोर्ड में 2024 में पूछा गया प्रश्न, 2 नंबर में पूछा गया था। ये देखिए, आपके बोर्ड परीक्षा में 2024 में प्रश्न पूछा गया है और 2 नंबर पूछा गया है। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हल में क्या करेंगे? क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। कैसे करेंगे हल? क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम। अब देखिए, डेल्टा टीबी को हम जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या होता है? इसमें केबी होता है। केबी एम हो गया। अब देखिए, जहां हम लोग लिखेंगे केबी बराबर क्या है, जहां केबी क्या है हमारा,
Kb क्या है, उन्नयन स्थिरांक है, या हम लोग कह सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो और इसके बाद हम लोग क्या हल करेंगे, देखिए m का मान, m क्या है आपका मोललता है, तो मोललता बराबर क्या होता है सूत्र, मोललता बराबर सूत्र क्या होता है, ये समीकरण मान लेते हैं हम लोग 1, और उसके बाद m मोललता का हमारा सूत्र क्या होता है 1000 गुणते W क्या है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, m क्या है विलेय का अनुभार है, गुणते कैपिटल W क्या है आपका विलायक का भार है। तो ये हो गया। अब ये देखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में 2 का मान रखने पर, 2 का मान हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं, रखने पर जब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, इसमें m का मान जब हम लोग रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखिए जब m का मान हम लोग रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, kb हो जाएगा, kb गुणते 1000 गुणते W बटे m गुणते कैपिटल W, ये आपका हो जाएगा सूत्र। आपका सूत्र क्या बनेगा, डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा आपका सूत्र, आपका सूत्र बनेगा kb गुणते 1000 गुणते W स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणते कैपिटल W, यही आपको करना था सिद्ध। हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे इसको कि डेल्टा टीबी बराबर होता है kb गुणते 1000 गुणते W बटे m गुणते W। तो इसमें क्या हो गया आपका क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में संबंध स्थापित किया, ऐसे ये हो गया आपका इति सिद्ध, यहीं पर लिख लेंगे हम लोग इति सिद्ध, ये होगा। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न। अगर आप लोग ऐसे लिख देते हैं, या तो इस ऐसे ना लिख के अगर आप लोग चाहते हैं तो क्वथनांक उन्नयन एवं मोललता में परिभाषा है, उसका परिभाषा लिखने के बाद उसके बाद आप लोग फार्मूला को लिखकर ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर पूछा गया है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख करके आप लोग उसकी परिभाषा पहले लिख दीजिए। 1 नंबर परिभाषा हो गया, 1 नंबर इस मतलब इसको ऐसे लिखने पे लिख देंगे तो आपका 1 नंबर उससे भी हो जाएगा। अगर वो परिभाषा नहीं लिख लेंगे तब भी आपका ये सही है, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल m हो जाएगा, तो डेल्टा टीवी बराबर kb गुणते m हो जाएगा। तो m क्या होता है हमारा मोललता होता है, मोललता का सूत्र क्या होता है 1000 गुणते W बटे m गुणते कैपिटल W होता है। इन मानों को हम इसमें रखेंगे तो हमारा इतना माना जाएगा। तो यही संबंध हमारा होता है क्वथनांक उन्नयन और मोललता में। तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्नों को सॉल्व करना और समझना दोनों का आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को समझे, सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपका क्या होगा, माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। चलिए प्रश्न नंबर खा देख लेते हैं हम लोग। खा क्या कह रहा है कि HgCl2 तथा SnCl2 मतलब मरकरी क्लोराइड और क्या है ये SnCl2 जलीय विलयन में साथ साथ क्यों नहीं रहते हैं, साथ साथ क्यों नहीं रहते हैं, रह सकते हैं। ये आपके कितने नंबर, 2 नंबर पूछे गए। अब इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, हल में देखते हैं। चलिए हल में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए ये है क्या, ये आपके ये जो प्रश्न है ये प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ये प्रश्न आपका वैद्युत रासायनिक से पूछा गया है। वैद्युत रासायनिक जो कि आपका केमिस्ट्री पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर है। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री पार्ट 1 में 5 चैप्टर है और केमिस्ट्री पार्ट 2 में भी 5 चैप्टर है। तो जो केमिस्ट्री पार्ट 1 में दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हाँ इसमें चल क्या रहा है आपका। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले
संभव नहीं है, लिखेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब नहीं है, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 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 मरकरी Hg का अपचायक या मानक अपचायक, मानक अपचायक, अपचायक विभव कितना होता है? V बराबर कितना होता है? प्लस 0.84 होता है। देखिए मानक अपचायक का विभव का कितना होता है? प्लस E0, या तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से प्रदर्शित करते हैं। E0 आपका कितना होता है? प्लस 0.84 होता है। जबकि Sn का मानक अपचायक विभव, मानक अपचायक विभव कितना होता है? E0 का मान माइनस 0.17 या 14 होता है, 0.14 वोल्ट होता है। ये होता है, ये भी वोल्ट में है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है? देखिए जब एक ऋणात्मक एक धनात्मक मिलेगा तो उसमें क्या होता है कि रेडॉक्स अपक्रिया उत्पन्न हो जाती है। ये जो धनात्मक है ये आपका ऑक्सीकरण हो गया, और जो ये ऋणात्मक हो गया, जो ये ऋणात्मक है वो आपका अपचायक हो गया। देखिए अपचायक जितना ही ऋणात्मक होता है, जितना ही उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, वो उतना ही रेडॉक्स अपक्रिया उत्पन्न कर रहा है। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों एक ही अपक्रिया हो, तो वो क्या होती है? जो अपक्रिया होती है वो रासायनिक अपक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर हम लोग देखिए जलीय विलयन का है, एक मान लीजिए पात्र है, उसमें हम लोग जलीय विलयन डाल लेते हैं, उसमें HgCl2 और SnCl2 दोनों रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये देखिए इसका मानक अपचायक विभव कितना है? 0.84 है, ये प्लस में है, और इसका अपचायक विभव कितना है? माइनस में 0.14 है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों अपक्रिया करने लगते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? अपक्रिया करने लगता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये रासायनिक अपक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर रासायनिक अपक्रिया में ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसमें जलीय विलयन में कैसे दोनों साथ रहेंगे? आप ही लोग बताइए कि जलीय पात्र है, उसमें ये इसमें SnCl2 डाल दिए हम लोग, HgCl2 डाल दिए, तो उसमें क्या होता है कि रेडॉक्स अपक्रिया उत्पन्न हो जाती है। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों ही एक ही अपक्रिया में होने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अपक्रिया ऑक्सीकरण अपचायक अपक्रिया का होती है जब कोई तत्व होता है या कोई यौगिक होता है दूसरे यौगिक के साथ मिलकर रासायनिक अपक्रिया उत्पन्न करने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या फायदा होता है हमारा? अगर हम जलीय पात्र है, जलीय विलयन है, उसमें SnCl2 और HgCl2 दोनों को रखना है हमें। इसमें क्या कर रहा है कि विलयन साथ साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, उसको हमें बताना है कि साथ साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। विलयन जो हम ये पात्र है उसमें हम दोनों को रख देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों जो है ये आपस में अपक्रिया करने लगते हैं, इसमें रेडॉक्स अपक्रिया उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक ही पात्र में जलीय विलयन में नहीं रह सकते। यही हमें बताना था, सिद्ध करना था बस। इससे क्या होता है? जब ये इससे इसका अर्थ है, हम लोग क्या लिखेंगे? इसका अर्थ है कि ऑक्सीकारक अपचायक अधिक अपचायक का मानक अपचायक या अपचायक विभव अधिक होने के कारण वह रेडॉक्स अभिक्रिया उत्पन्न कर देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों यौगिक या दो HgCl2
HgCl2 तथा SnCl2 जलीय विलयन में नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं? मैंने आपको बता दें कि क्योंकि इसका ऋणात्मक है, तो इसका अपचायक विभव अधिक होने के कारण इसका अपचायक विभव जो प्लस है, इसे अपनी तरफ आकर्षित करके ये रासायनिक अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ऑक्सीकरण अपचायक मिलकर रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करने लगते हैं, जो कि क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो इसके होने के कारण ये दोनों एक ही पात्र में नहीं रह सकते हैं। इसका यही मतलब है। देखिए, ये तो हो गया आपका। इससे एक भी और इससे एक मिलता जुलता एक प्रश्न और है, जो कि आपके बोर्ड में बहुत तहलका मचा रहा है। ये साला प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो ये एक प्रश्न ये हो गया वैद्युत रसायन का, और एक प्रश्न और आपका है। तो देखिए, ये तो हो गया। ऐसे ही हमें इस प्रश्न का हल हमें ऐसे करना है, ऐसे हमें बोर्ड में लिखकर बताना है। तो ये हो गया आपका पहला। इससे एक और प्रश्न है, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी का, ताकि आप लोगों का माइंडसेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, कहाँ लिखे। हाँ, अगला प्रश्न वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? गा नंबर क्या है? यदि जिंक के पात्र में, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रखते हैं? ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर सल्फेट रख सकते हैं? क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं? ये आपके 2 नंबर में, ये प्रश्न आपके 2023 में पूछा गया था 2 नंबर में। इसका उत्तर और इसके पहले जो प्रश्न था, वो दोनों का उत्तर सेम है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके वैद्युत रसायन से पूछे गए और दोनों प्रश्न आपके रेडॉक्स अपक्रिया से पूछे गए। क्योंकि रेडॉक्स अपक्रिया, देखिए, विद्युत रसायन में रेडॉक्स अपक्रिया का उतना डिटेल नहीं बताया गया है। देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया आपका डिटेल 11वीं में, ये अक्सर अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया आपके बोर्ड में, ये क्वेश्चन आपका कक्षा 11वीं का सिलेबस का है। क्योंकि देखिए, इंटर में क्या है, इंटर में रेडॉक्स अपक्रिया थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन पूरा डिटेल में इसका विस्तार से नहीं बताया गया है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए डिटेल में इसको पढ़ने के लिए 11वीं का चैप्टर पढ़ना आपको जरूरी है, केमिस्ट्री का। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तब भी आपका इसका आंसर आप लोग आसानी से समझ के बता सकते हैं इसी से चैप्टर से। तो इसका अभी हल कैसे करेंगे? हम लोग हल करेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसा संभव नहीं है, पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे, उसके बाद कारण बताएंगे कि क्यों ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जिंक का मानक अपचायक विभव E नॉट। हाँ, देखिए, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जिंक का मानक अपचायक विभव कितना होता है? -0.76 वोल्ट होता है। देखिए, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जिंक का मानक अपचायक विभव ई नॉट का मान कितना होता है? -0.76 वोल्ट होता है। जबकि कॉपर Cu का मानक अपचायक विभव, ऑक्सीकारक या अपचायक मान लीजिए, अपचायक ही, मानक अपचायक विभव
ई नॉट का मान कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट है। अब देखिए ये अधिक ऋणात्मक होने का है, अधिक देखिए इसमें क्या है, जिंक अधिक ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो ऋणात्मक ज्यादा होता है उसका अपक्रिया में बहुत ही महत्व होता है, उसी के तरीके से मतलब अपक्रिया पूरी चलती है। तो जो अधिक ऋणात्मक होने के कारण इसमें देखिए ये तो पॉजिटिव है, जो कॉपर है वो पॉजिटिव है, और ये जो है जिंक है वो अधिक अपचायक है। तो इससे क्या होता है, जो जिंक होता है अगर हम कॉपर सल्फेट के जिंक के पात्र में रखते हैं तो क्या कहता है, जिंक क्या कहता है, जिंक अधिक अपचायक है तो अधिक अपक्रियाशील है। तो ये क्या करता है कि कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटा के जिंक के सल्फेट के साथ अपक्रिया कर लेता है, तो उसमें कॉपर रहेगा ही नहीं। जब कॉपर सल्फेट रहेगा ही नहीं जिंक के पात्र में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ क्या हम कह सकते हैं कि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन कॉपर सल्फेट हम रख सकते हैं, जब ये जिंक अधिक अपक्रियाशाली है, क्योंकि इसका ऋणात्मक ज्यादा अधिक है, ये ऋणात्मक अधिक होने के कारण ये अधिक अपक्रियाशाली होता है, कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ अपक्रिया कर लेगा। तो इसमें कैसे हो गया, इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट हम जिंक के पात्र में रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं बताइए। तो इससे क्या होता है, अतः जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को प्रतिस्थापित करके सल्फेट जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये भी आपके 2 नंबर में पूछा गया है बोर्ड में। ऐसे आप लोग अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए ये भी प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। और हम लोग देखते हैं खंड नंबर गा देख सकते हैं, वो प्रश्न कौन सा है आपका, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि गा नंबर, वो जो खा नंबर प्रश्न था वो प्रश्न, उसके बाद जिसके बाद हम जो हमने प्रश्न बताया, ये दोनों प्रश्न आपका सेम एक ही है। तो लेकिन इसका थोड़ा सा उसमें क्या करें, उसमें HgCl2 और SnCl2 कर दिया गया है, इसमें क्या क्या है, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट विलयन रखना है। तो दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, सेम ही है, उसी तरीके से आपको दोनों का उत्तर बताना है। तो वो आपका खा नंबर उसका
मैं आपको समझाने के लिए एक प्रश्न और ले लिया। ये भी प्रश्न आपका, ये आप लोग चिंता मत करें कि ये बोर्ड का नहीं, ये भी प्रश्न आपका बोर्ड का था, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण है, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि, द्वारा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि कोष्ठक में इसे क्या कहते हैं हम लोग, संकुल कहते हैं। संकुल CONH3 का होल ट्वाइस 5ClSO4, ये एक हो गया। और क्या है, संकुल CONH3 का होल 5SO4Cl। Cl क्या है, आयनीकरण है। मैं बताना है कि क्या ये आयनीकरण समावयता है, समावयता है। हमें क्या बताना है कि संकुल ये और संकुल ये दोनों क्या आयनीकरण समावयता है, यही हमें बताना है। देखिए आयन हल करते हैं हम लोग। हल में कैसे हल करेंगे, आयनीकरण समावयता का मतलब क्या होता है कि जिसका आणविक सूत्र बराबर हो, किंतु जब उन्हें जलीय विलयन से अपक्रिया कराया जाए तो उनके जो ऋणात्मक अवयव होते हैं, तत्व होते हैं, वो अलग अलग प्रदर्शित हो, मतलब उनका अलग मान हो, उनका अलग मान हो। तो इसमें क्या होता है उसी को हम लोग बताएंगे। तो उदाहरण देकर सिद्ध करना है, तो हम इसी चीज को उदाहरण के द्वारा हम लोग सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आयनीकरण में क्या होता है कि आणविक सूत्र, आणविक संरचना सूत्र समान है। देखिए इनमें आणविक संरचना सूत्र कैसे समान है, कोबाल्ट क्या है, NH3 5 है, Cl है, SO4 है। तो इसमें क्या है, NH3 है, 5 है, SO4 है, Cl है। तो दोनों में आणविक सूत्र संरचना हमारा समान है। तो आणविक सूत्र संरचना के आधार पर हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये आयनीकरण समावयता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका उदाहरण बनाकर हमें जलीय विलयन से अपक्रिया कराना पड़ेगा। उसके साथ तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये आयनीकरण समावयता है। अगर इनका मान अलग अलग आता है, दोनों का अगर हम लोग अपक्रिया कराएंगे तो इनका मान अलग अलग आता है, तो हम इससे हमें यह संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ ये दोनों आयनीकरण समावयता है। तो इनको हल करने के लिए हम कैसे करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, उदाहरण से ना। चलिए इनका हम लोग क्या करेंगे, जलीय अपक्रिया से अपक्रिया करेंगे। CONH3 का होल 5 ClSO4, जलीय विलयन। तो हमारा ये क्या बनेगा, ये बनेगा CONH3 का होल 5, Cl है अंदर ना, हाँ Cl है, प्लस 2 5 2 बनेगा, प्लस SO4 -2 बनेगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, जब इसका हम लोग जलीय अपक्रिया से अपक्रिया कराएं तो हमारा क्या बना, एक बना, तो एक संकुल बना कि हमारा +2 2 है, एक बना हमारा -2 2। ये तो पहला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। अब दूसरा का हम लोग भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, संकुल NH3 का होल 5 SO4 Cl है ये। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराएंगे, जलीय विलयन ना, ये हो गया। अब ये हमारा क्या बनाएगा, इसमें क्या है, Cl बाहर है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी CONH3 का होल 5 SO4, ये क्या गया, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो ये एक बार पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक बार नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे क्या हमें समझ आता है, इससे हमें समझ आता है कि अगर इसमें अलग अलग, ये देखिए इसमें SO4 बाहर है, इसमें Cl बाहर है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये संकुल +2 पॉजिटिव और +2 नेगेटिव देगा। ये संकुल आपका +1 पॉजिटिव +1 नेगेटिव देगा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, अतः जब इन्हें जलीय विलयन से अपक्रिया कराया जाता है,
अपक्रिया कराया जाता है तो दोनों के संकुल का मान अलग अलग आता है, अलग अलग प्राप्त होता है। अतः जिससे यह पता चलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये आयनीकरण समवायता है। इति सिद्ध इति आंसर। यही आपको 2 नंबर में करके बताना था उदाहरण से। अब इसे उदाहरण से हम लोग क्या करेंगे कि जलीय विलयन के साथ हम लोग अपक्रिया कराएंगे, तो इसमें हमें क्या मिलता है कि ये संकुल आपका हो गया एक। अब इससे क्या पता चलता है कि ये +2 पॉजिटिव होगा एक बार और +2 नेगेटिव होगा। जब ये संकुल से अगर हम जलीय विलयन जब हम जलीय विलयन का अपक्रिया कराते हैं तो हमारा ये उत्पाद प्राप्त होता है, और इसका जब जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा ये उत्पाद होता है। तो इसमें क्या है, दोनों में अंतर, ये 2 बार पॉजिटिव है 2 बार नेगेटिव है, ये एक बार पॉजिटिव 1 बार नेगेटिव है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इनकी आणविक संरचना दोनों तो समान है, इनकी आणविक संरचना दोनों समान है, और हम जब इनका अपक्रिया कराएंगे तो हमारा आयनीकरण समवायता पता होगा। तो इससे आपका ये 2 नंबर आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछा गया था। चलिए यह भी प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं घ नंबर, क्योंकि देखिए खंड दूसरे में 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड दूसरे में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी 2 नंबर के, 2 नंबर के खंड 2 में पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला हमारा रासायनिक अपक्रिया से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है हमारा घ नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। हमें अपक्रिया दिया गया है, उसे हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। 2 नंबर में पूछा गया है प्रश्न। कितने नंबर, 2 नंबर में। देखिए अब हम लोग अपक्रिया के लिखते हैं। पहला क्या है C2H5Br। अब इसका अपक्रिया किससे कराना है, हमें KOH के साथ अपक्रिया कराना है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, A उत्पाद मिलना चाहिए। A हमारा उत्पाद मिलना चाहिए। एक तो ये हो गया, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि A उत्पाद, जो इसका अपक्रिया कराने पे जो हमारा उत्पाद प्राप्त होगा उसका अपक्रिया हम लोग क्या कराएंगे, इसकी उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, क्या होता है K2Cr2O2 है ना, O2 + H2SO4 इसकी उपस्थिति में कराएंगे, और वो भी किसके साथ, गर्म करने पर। तो हमारा चलिए हम लोग इस रासायनिक अपक्रिया को हल करते हैं। देखिए जब हम इसके साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या उत्पाद प्राप्त होगा, C2H5 किसके साथ हो जाएगा, C2H5 के OH के साथ हो जाएगा। C2H5 हमारा OH के साथ हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, C2H5OH प्लस, अब Br क्या होगा, K के साथ अपक्रिया कर लेगा तो KBr बनेगा। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल हो गया। इसका नाम क्या है हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये आपका हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है, ए हमारा तो मिल गया, तो ए का हम भी अपक्रिया कराएंगे। ए का क्या है C2H5OH। अब इसके साथ अपक्रिया, देखिए अब आपको समझना है, जब भी आपको K2Cr2O2 + H2SO4 का उत्प्रेरक दिया हो तो उसमें आप लोगों को इतना माइंड क्लियर करके समझना है कि आपको वहां पर ऑक्सीकरण करना है। कोई भी पदार्थ हो
कोई भी यौगिक हो तो वहां पर आपका ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण अवश्य करना है। ऑक्सीकरण करेंगे तो उसमें आपका वो पदार्थ है ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो वो अपने आप बदल जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग ऑक्सीकरण, O3 से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, CH3COOH प्लस प्लस क्या प्राप्त होगा, H2O प्लस हमारा क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे प्राप्त होगा, देखिए CH3, C एक कार्बन है, एक कार्बन लिए, एक कार्बन बचा यहाँ पर, एक कार्बन क्या हमारा है यहाँ पर हो गया। अब डबल O कहाँ से आ गया, देखिए एक O यहाँ से ले ले, एक O यहाँ से ले लिए, तो हमारा डबल O हो गया। अब H तो है ही, H इसका रहने दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमारा क्या हम लोग इस्तेमाल किए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ वो क्या बना लिया, हमारा जल बना लिया। तो ये क्या बनाता है हमारा, ये बनाता है हमारा एथिल या एसिटिक अम्ल कह सकते हैं आप लोग, एसिटिक एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कह सकते हैं या एथिल अम्ल, आपका दोनों एक ही। और ये क्या होगा हमारा जल, ये हमारा जल बनता है। तो ये आपका हो गया घ नंबर कंप्लीट। आपका 2 नंबर वाले प्रश्न जो कि खंड दूसरा में वो आपका हुआ कंप्लीट। चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। और क्लास देखिए हमारा रोज का पेशा है, रोज का हमारा ये कार्य है कि हम जब भी क्लास को समाप्त करते हैं तो एक ना एक शायरी आप सभी के लिए लिख कर लाते हैं ताकि आप लोगों का मनोरंजन भी हो सके। चलिए आज की शायरी को हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा मजेदार, आज की शायरी बहुत मजेदार है होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जिंदगी का, कहते हैं कि जिंदगी का हर दर्द उसकी मेहरबानी है, जिंदगी का हर दर्द उसकी मेहरबानी है, मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी है, जिंदगी का हर दर्द उसकी मेहरबानी है, मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी है, मिटा देते हम सीने से हर दर्द लेकिन, मिटा देते हम सीने से हर दर्द लेकिन ये दर्द उसकी आखिरी निशानी है, मिटा देते हम सीने से हर दर्द लेकिन ये दर्द उसकी आखिरी निशानी है। चलिए जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।